In the previous video students, you have learned about functions of the government and their organs. In this part 2 of your video, we will learn about the types of government. Types of government, we have 3 types of government. First one is monarchy, second democracy and third one is dictatorship. One by one we will learn about these. So first one is monarchy. monarchy वो form of government होती है जिसमें country को कौन rule करता है, एक monarch, और वो monarch कौन होता है, मे बी अ king और अ queen. और कंट्री को रन करने की पावर्स और डिसीजन लेने की पावर्स किसके पास होती है, मोनार्क के पास ही होती है. ही शी माइट हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग और भी उनकी हेल्प कर सकते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है, किंग और क्वीन. मोनार्कीज आर हेरिडेटरी. मोनार्कीज कैसी होती है, हेरिडेटरी होती है, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है. अगर किसी मोनार्क की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके डॉटर या फिर सन को क्या मिलता है, थ्रोन मिलता है. अगर हम रिसेंटली एग्जांपल्स की बात करें तो 2013 में बेल्जियम में किंग फिलिप ने थ्रोन ओवर लिया था, और वह सेम थिंग इन द नीदरलैंड ऑन 1 मई 2013 को किंग विलियम अलेक्जेंडर ने थ्रोन को टुक ओवर किया था. Now Nepal used to be monarchy earlier, but the citizens demanded a democratic government which brought about a change in the system. It is now a federal parliamentary republic. तो पहले नेपाल में monarchical system फॉलो होता था, लेकिन recent कुछ ईयर से यहाँ पे फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं. Now in a democracy it is the people who give powers to the government. डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट को पावर्स कौन देता है, जनरल पब्लिक. द सिटीजन्स चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन. जो हमारी गवर्नमेंट बनती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव को कौन चूज करते हैं, पीपल. और ये रिप्रेजेंटेटिव कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है, हमारे इंडिया में ये एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है, 5 ईयर्स. और जो हमारी रियल पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है, इन्हीं इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में सारी पावर्स वेस्टेड होती हैं. अनलाइक इन अ मोनार्की वेयर द किंग डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन और डिफेंड हिज एक्शन. मोनार्की में क्या होता है, किंग को अपने एक्शंस, जो एक्शंस किंग ने लिए हैं उसके लिए उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, लाइबिलिटी नहीं होती है. लेकिन इन केस अगर कोई भी सिटीजन, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हैप्पी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव के डिसीजन से, तो ही कैन कास्ट देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो वो चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश नहीं है तो उन्हें वो नेक्स्ट इलेक्शंस में रिमूव कर सकते हैं. इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ये ऐसी गवर्नमेंट है जो किसके लिए, बाय द पीपल, जो यानी कि लोगों ने बनाई है. फॉर द पीपल किसके लिए है, लोगों के लिए है. और कौन है इसका पार्ट, जनरल पब्लिक ही है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स वर रेफर टू एज, हमारे यहाँ पे 2 तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है जहाँ पे लोग किसको इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को, और रिप्रेजेंटेटिव मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट. और डिसीजंस लेने की पावर किसके पास होती है, वही लोग डिसीजन लेते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ही डिसीजंस लेते हैं. दस पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्निंग द कंट्री. इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं और लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं. और ये कहाँ पे फॉलो हो सकता है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है. ऐसी कंट्रीज जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो कलेक्टिवली एक डिसीजन लेते हैं और अपनी गवर्नेंस बनाते हैं. नाउ थर्ड वन इज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मीन्स कि जहाँ पे सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में हो और वही कंट्री को रूल करे. इस तरह की पावर किससे ऑब्टेन की जाती है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द फोर्स. फोर्सफुली ऐसी पावर्स को ऑब्टेन किया जाता है. यहाँ पे लोगों के पास कोई राइट नहीं होता कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनमें वो नो नहीं बोल सकते हैं. डिक्टेटर पूरी जो कंट्रोल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, पूरी कंट्रोल एक्सरसाइज डिक्टेटर ही करता है. और जितने भी रूल्स होते हैं वो उसकी विश से बनते हैं और पीपल की विशेस का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. एडल्फ हिटलर जर्मन डिक्टेटर एक एग्जाम्पल है किसका, डिक्टेटरशिप का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें स्मूथ गवर्नेंस होए, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सिटीजन्स का इक्वली ट्रीट किया जाना इंपॉर्टेंट है. और सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट कैसे किया जा सकता है, जब उनको इक्वल राइट्स मिले. तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पे फॉलो की जाती है इंडिया में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 ईयर्स अबव कोई भी एडल्ट है तो ही और शी हैज़ द राइट टू वोट, यानी सभी को इक्वल राइट्स है वोटिंग के लिए. द राइट टू वोट इज रेफर टू एज सफरेज और फ्रेंचाइज. और इसी प्रोसेस में, यानी कि ये जो हम प्रोसेस जिसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू,
इलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं हम इलेक्शन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को चूज करते हैं किसी ऐसी पोजीशन के लिए, किसके थ्रू, वोटिंग के थ्रू, वही क्या है, इलेक्शन। और ये जो राइट टू वोट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सफ्रेज और फ्रेंचाइज। कोई भी अगर वोट होता है तो वो क्या अलाउ करता है किसी भी सिटीजन को अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चूज करना। इफ द गवर्नमेंट प्रूव्स अनसेटिस्फैक्ट्री, इन केस अगर लोगों को नहीं लग रहा है कि हम सेटिस्फाइड हैं किसी भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट से यानी रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो चाहे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। इसीलिए एक वोट क्या देता है, पावर देता है, किसको, पीपल को। नाउ मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुडे हैव यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ फॉलो की जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। पहले क्या हुआ करता था कि जो विमेंस होती थी, पुअर्स होते थे और प्रॉपर्टी लेस जो मैंस होते थे, अनएजुकेटेड जो लोग होते थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोट कौन कर सकता था, ओनली मैंस। जो एजुकेटेड हो, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हो, उन्हीं को क्या अलाउ किया जाता था, दे कैन गिव द वोट। A minority of the people were thus given the right to vote, choose their government. इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो एजुकेटेड हो, और उन्हीं लोगों के पास राइट होता था कि वो लोग वोट दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट किसके बेसिस पे चूज़ की जाती थी, बहुत कम लोगों के बेसिस पे चूज़ की जाती थी, यानी माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू गवर्नमेंट चूज़ की जाती थी। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बहुत लंबी स्ट्रगल है जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 19th सेंचुरी से। लोगों ने इसके लिए फाइट करी to gain voting rights. It aimed at removing property requirements for voting and granting women the right to vote. तो इन मूवमेंट्स का क्या मोटिव हुआ करता था कि जो वुमेन्स हैं उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, और ऐसे ही जो प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन सबको हटाना चाहिए, रेडिकेट करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक वुमेन्स को अलाउड नहीं था कि वो वोट कर सकती हैं, और फिर बाद में बिलीव किया गया कि जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उनमें वुमेन्स का कोई रोल नहीं होता। वुमेन्स का काम क्या है, सिर्फ कि उनको होम केयर करना है। एट दैट सिंस अ मैन वोटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटायर फैमिली, और माना जाता था कि सिर्फ एक मैन होगा जो पूरी फैमिली के बिहाफ पे वोट करेगा। एंड द वुमेन नीड नॉट टू वोट सेपरेटली, और वुमेन्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं थे, उनकी कोई नीड नहीं थी कि उनको सेपरेटली वोट करना अलाउ किया जाए। वुमेन्स हैड टू फाइट वेरी हार्ड अगेंस्ट दिस स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस टू गेट वोटिंग राइट्स, और इसी चीज़ के लिए वुमेन्स को काफ़ी लंबे समय तक लड़ना पड़ा था टू गेट द वोटिंग राइट्स, और इस स्टीरियोटाइप को सोसाइटी से हटाने के लिए। पहला मूवमेंट जब हुआ था, सफ्रेजेट मूवमेंट, वो कहाँ हुआ था, इन अमेरिका इन द ईयर ऑफ 1848, और ये मूवमेंट काफ़ी कंट्रीज तक स्प्रेड हुआ। इसमें काफ़ी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया और एक्सट्रीम मेथड्स को उन्होंने अडप्ट किया ताकि वो क्या ऑब्टेन कर सकें, राइट टू वोट। ये जो वुमेन्स थी जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी थी, ये लोग हंगर स्ट्राइक्स के लिए चले गए थे, और अपने आप को इन्होंने रेलिंग से, स्ट्रीट की गलियों की जो रेलिंग्स थी उनसे अपने आप को चेन कर लिया था, यानी बांध लिया था, टू गेट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। लोगों की अटेंशन के लिए, गवर्नमेंट के अटेंशन के लिए इन्होंने अपने आप को रेलिंग से बांध लिया था, और इसीलिए इनको कईयों को तो दे हैव टू वेंट टू द प्रिजन ऑल्सो, जेल भी हुई थी। नाउ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मिलियंस ऑफ मैन हैड टू लीव देयर जॉब्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे कई लोगों को, मतलब कई मैन्स को अपनी जॉब्स छोड़नी होती थी, छोड़कर उनको कहाँ जाना होता था, टू फाइट फॉर द वॉर, वॉर्स में लड़ाई करने के लिए उन्हें जाना होता था। और इसी टाइम पे वुमेन्स ने अपना रोल दिखाया, और उन्होंने जो जॉब्स थी जो उनके मेंस किया करते थे, उस जॉब्स को ओवरटेक किसने किया, विमेंस ने। और वहीं से प्रूव हुआ कि विमेंस भी क्या हैं, इक्वली कैपेबल हैं, किसके, मेंस के। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 में, और पहली बार इलेक्शंस कब हुए, 1951 एंड 52 में। और उसी टाइम से विमेंस को क्या मिल गए, इक्वल वोटिंग राइट्स मिल गए एज पर द मैन। और इसी के बाद से क्या स्टार्ट हो गया इंडिया में, इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि पार सिचुएशन क्रिएट हुई। दे आर ऑल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टुडे एंड होल्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट। और आज की जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें इक्वली रोल किसका है, विमेंस का भी है। नाउ एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव होना। और ये कहाँ प्रैक्टिस होता था, इन साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ब्लैक पीपल जो थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, यानी वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। द टर्म अपार्थाइड मीन्स अपार्टनेस और सेपरेटनेस। अपार्थाइड का मतलब ही यही होता है कि आपको अलग कर देना किसी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। तो माइनॉरिटी पीपल किसके थे, यानी बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन थी जो वाइट पीपल थे, और मेजॉरिटी किसकी थी, ब्लैक पीपल की। लेकिन फिर भी क्या होता था कि वाइट पीपल वोट करते थे और ब्लैक्स को अलाउड नहीं था। देयर वर सेपरेट लिविंग एरियाज। जितने भी ब्लैक पीपल थे उनके लिए अलग लिविंग एरियाज थे, अलग कोचेस थे, अलग स्कूल्स थे, अलग हॉस्पिटल्स थे। और ब्लैक्स को हमेशा क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी उनमें भेदभाव किया जाता था।
उनको वोटिंग राइट से क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, यानी वोटिंग राइट्स किसके पास है, सिर्फ वाइट पीपल के पास। ANC एक कमेटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जो साउथ अफ्रीका में फॉर्म हुई। और ये किस चीज़ के अगेंस्ट लड़ी, इन्होंने लड़ाई करी, दे फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, यानी ये ब्लैक वाइट का जो सिस्टम है इसको हटाने के लिए इन्होंने फॉट किया। नेल्सन मंडेला इसके फेमस लीडर थे, वेल नोन लीडर थे। कौन, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने ANC के मेंबर्स के साथ मिलकर एक स्ट्रगल करी, किस चीज़ के लिए, टू एंड द अपार्थाइड सिस्टम। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक फाइट करी अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। 27 ईयर्स के लिए इनको जेल हो गई, और ये कब रिलीज हुए जेल से, 1990 में। और जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 1994 में इनको अपार्थाइड सिस्टम जो था उसको कंट्री से अबॉलिश कर दिया गया, यानी अपार्थाइड सिस्टम अब साउथ अफ्रीका से हट चुका था। नाउ एवरीवन कैन वोट, ऑल द पीपल इंक्लूडिंग ब्लैक्स वर गिवन द वोटिंग राइट्स, यानी वाइट और ब्लैक दोनों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स थे इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी के बाद साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने, नेल्सन मंडेला। नाउ द कंट्री दस बिकेम अ डेमोक्रेसी, और इसी के बाद से कंट्री क्या बन गई, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, जहाँ पे सभी के पास क्या थे, इक्वल राइट्स थे। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कि डेमोक्रेसी सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप सिस्टम है, लेकिन हर जगह क्या फॉलो किया जा रहा था, एट द एंड डेमोक्रेसी सिस्टम को वहाँ पे लागू किया जा रहा था, इन्फोर्स किया जा रहा था। तो इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। कंट्री का स्मूथ फ्लो हो, उस चीज़ के लिए हमने ये पढ़ा कि कंट्री में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। और हमने बात करी कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बेस्ट है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कंट्री के जितने भी अफेयर्स हैं वो स्मूथली फ्लो करते हैं, और जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं के इंटरेस्ट में क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास राइट्स होते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, और वो जैसे चाहें वैसे अपने आप को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और हमारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, ताकि हमारे इंडिया को क्या स्टेटस मिल सके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का स्टेटस मिल सके। इसलिए वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर स्ट्रगल, हमें उनकी स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एफिशिएंटली इलेक्ट करना चाहिए, सो दैट आवर कंट्री कैन प्रॉस्पर, और हमारी कंट्री क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। थैंक यू।